25 जून 1975 रात के अंधेरे में जब देश के करोड़ों नागरिक अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, तब भारत के लोकतंत्र पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला हो रहा था। बिना किसी युद्ध के, बिना किसी विरोधी आक्रमण के देश के संविधान को भीतर से ही कुचला जा रहा था। आपातकाल एक ऐसा शब्द जो आज की पीढ़ी के लिए इतिहास है, लेकिन उस दौर के करोड़ों भारतीयों के लिए ही एक दमन है और असहायता का जीवंत अनुभव था। यह केवल एक राजनीतिक फैसला नहीं, बल्कि एक मानसिकता का प्रतिबिंब था। वह मानसिकता जो सत्ता को सर्वोपरि मानती है और जो विरोध की हर आवाज को कुचल देना चाहती है। यह वही रास्ता था जिस पर हिटलर और स्टालिन चले थे। सत्ता के नाम पर तानाशाही थोपने का रास्ता इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने 25 जून 1975 को देश भर में आपातकाल लागू किया। मूल कारण था सत्ता बचाना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव को अवैध ठहराया था। अनियमितताओं के गंभीर आरोप सिद्ध हुए थे। इसके साथ ही उन पर 6 साल तक कोई सार्वजनिक पद संभालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह निर्णय इंदिरा गांधी की सत्ता को चुनौती थी, लेकिन सत्ता छोड़ने के बजाय उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 352 का सहारा लिया था और आपातकाल लागू कर दिया। सरकार के इस कदम को न केवल अफसरशाही और पुलिस ने समर्थन दिया, बल्कि पत्रकारिता का एक बड़ा वर्ग भी सत्ता के आगे नतमस्तक हो गया। प्रेस की स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया गया। सेंसरशिप लागू हुई। तमाम अखबारों पर ताले लग गए और जो बचे वे केवल सरकारी घोषणाओं के वाहक बनकर रह गए। आपातकाल लागू होते ही देश भर में क्या हुआ? विपक्ष के हजारों नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जयकृष्ण नारायण फर्नांडिस जैसे दिग्गज रातों रात बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर लिए गए। अदालतों की स्वतंत्रता छीन ली गई। आम नागरिकों को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया गया। पूरा देश एक खुली जेल बन गया था। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने जब सत्ता की ताकत अपने निजी अभियानों में झोंक दी, परिवार नियोजन को लेकर जिस तरह का दमन किया गया वो अमानवीय था। सड़क चलते लोगों को जबरन पकड़कर नसबंदी की जाती। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में विरोध कर रहे 42 नागरिक पुलिस की गोली का शिकार हो गए। राष्ट्रीय हित, विकास, अनुशासन और सौंदर्यीकरण के नाम पर दिल्ली में तुर्कमान गेट की बस्तियों को बिना चेतावनी के जमींदोज कर दिया गया। विरोध करने वालों को बेरहमी से पीटा गया और कई जाने गई। तत्कालीन अटॉर्नी जनरल नीरेन डे ने सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया कि अगर सरकार किसी नागरिक की हत्या कर दे तो वह अदालत में नहीं जा सकता। यह वह वक्त था जब न्यायपालिका की स्वतंत्रता अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी थी। शाह आयोग की रिपोर्ट में सामने आया कि आपातकाल के दौरान 1 लाख से अधिक नागरिकों को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया। ये केवल आंकड़े नहीं है, ये उन लाखों परिवारों की पीड़ा है जो अचानक न्याय से, अभिव्यक्ति से और स्वतंत्रता से वंचित कर दिए गए। फिल्मी कलाकार भी अछूत नहीं रहे। किशोर कुमार के गानों पर पाबंदी लगी। देव आनंद को सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ा क्योंकि उन्होंने सत्ता के आगे झुकने से इनकार कर दिया था। लेकिन हर अंधेरे का अनंत नहीं होता। जनता का विरोध धीरे धीरे फैलने लगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ, समाजवादी दल, अकाली दल, विद्यार्थी परिषद और मजदूर संघ जैसे संगठनों ने विरोध की मशाल जलाई। 1977 में इंदिरा गांधी को चुनाव की घोषणा करनी पड़ी। जनता ने पहली बार कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। यह था भारत का लोकतंत्र जो तमाम दमन के बावजूद जिंदा रहा। 23 मार्च 1977 को आपातकाल समाप्त हुआ। वह 21 महीनों की रात थी, लंबी, सहाय और पीड़ादायक, लेकिन उसी अंधेरे ने यह प्रमाणित किया कि भारत की आत्मा लोकतांत्रिक है। आज जब कभी हम संविधान की रक्षा की बात करते हैं तो यह जरूरी है कि हम उस दौर की गलतियों को याद करें ताकि उन्हें दोहराया ना जा सके। वर्तमान में जब भी कोई राजनीतिक दल या नेता संविधान की दुहाई देता है तो यह जरूरी होता है कि क्या उन्होंने अतीत की सबसे बड़ी संवैधानिक हत्या आपातकाल की जिम्मेदारी स्वीकार की है। दुर्भाग्यवश आज भी कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल को औपचारिक रूप से एक भूल नहीं माना। इसके उलट कभी कभी उनकी प्रतिक्रिया ये आभास देती है कि वह उस दौर को उचित ठहराना चाहती है। 2024 में जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आपातकाल की निंदा करते हुए प्रस्ताव पढ़ा तो कांग्रेस के सांसदों ने विरोध किया। सवाल ये है, क्या देश को आपातकाल की स्मृति से मुंह मोड़ लेना चाहिए? क्या 1 करोड़ 10 लाख लोगों की जबरन नसबंदी, हजारों नागरिकों की गिरफ्तारी और
अभिव्यक्ति की हत्या को भुला देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इतिहास केवल इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि उसे याद रखें। इतिहास हमें चेतावनी देने के लिए होता है। अगर हम आपातकाल जैसे अध्यायों को भूल गए तो शायद भविष्य उसी दिशा में बढ़ सकता है। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ठीक ही कहा था, आपातकाल ने भारत की लोकतांत्रिक नींव को हिलाकर रख दिया था। यह संकल्प कि दोबारा ऐसा नहीं होगा तभी स्थायी रहना होगा जब हम इसे याद रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 25 जून 2024 को आपातकाल को स्मरण करते हुए इसे संविधान हत्या दिवस करार दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियों को मालूम हो कि आजादी की कीमत क्या होती है। हमारे लोकतंत्र की ताकत केवल चुनावों में नहीं है, ये ताकत है संविधान में निहित मूल अधिकारों, संस्थाओं की स्वतंत्रता और आम नागरिकों की आवाज में। महात्मा गांधी ने कहा था, सत्य और प्रेम की हमेशा जीत होती है। आपातकाल इस सत्य का सबसे बड़ा उदाहरण है, जब तमाम ताकतों के बावजूद अंततः जीत जनता की हुई। इसीलिए जरूरी है कि हम हर 25 जून को न केवल एक तारीख के रूप में याद करें, बल्कि उसे संविधान की रक्षा का संकल्प दिवस माने, क्योंकि एक जागरूक पीढ़ी एक मजबूत लोकतंत्र की नींव रख सकती है। देखिए, आज के 50 वर्ष पूर्व 25 जून 1975 को श्री लोकनायक जयप्रकाश नारायण की दिल्ली के रामलीला मैदान की बहुत बड़ी सभा होने के बाद में उस सभा में मैं उपस्थित था। रात को 12 बजे श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, सब बड़े बड़े नेताओं को जो थे उनको, मुरारजी देसाई, सभी को जेलों में बंद कर दिया। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा लगाया, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स DIR लगाया और सबको जेलों में बंद कर दिया। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी और न्यायपालिका के अधिकारों को समाप्त कर दिया और बैक डेट से अपना चुनाव वैध कर लिया, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला किया था कि उनका चुनाव अवैध है। और उस अवैध को बचाने के लिए उन्होंने भारत को एक जेल की कोठरी में परिवर्तित कर दिया और यातनाएं देना प्रारंभ की। इन सब बातों में मैं भी 26 जून को प्रातःकाल नियमित वकील के नाते कोर्ट में गया था। वहीं से मुझे भी DIR में गिरफ्तार किया गया। मेरा पहला केस था जिसमें मैं DIR में मैं डिस्चार्ज हुआ। उसके बाद में 9 जून 1975 को 9 दिसंबर 1975 को झुंझुनू में कुछ लोगों की मारपीट हुई, स्वयंसेवकों की, जिन्होंने सत्याग्रह किया। उसको कोर्ट में उनकी मेडिकल जांच करने के लिए मैं गया था, तो सुरेश H माथुर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे, उनकी कोर्ट से ही पुलिस वाले मुझे पकड़ कर ले गए और अपने DSP के कमरे में ले जाकर मारपीट की। और मैं जब बेहोश हो गया तो डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर की पर्ची भी दूसरे नाम से बनाई और दवाई देकर मुझे अधमरा करके रेल के डिब्बे में डाल दिया। सीकर जब रेल आई तो सफाई कर्मियों ने मुझे उतारा। उसके बाद में हम लगातार लड़ते रहे। इस प्रसंग को भारतवर्ष की सभी जेलों में बड़े नेताओं ने 2 दिन तक अनशन किया था। इस घटना के बाद में आपातकाल में पहली बार सीकर बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव पास किया था और ये प्रसंग राजस्थान की विधानसभा में गुमान मर्जी लोढ़ा ने उठाया। उनके उठाने के बाद में उनको बाहर निकलते मीसा में गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा मेरे साथ नहीं, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हुआ। उनको पीटा गया, उनको यातनाएं दी गई, यहाँ तक कि बड़े बड़े पत्रकारों को भी पकड़ा गया। इंडियन एक्सप्रेस का टावर गिरा दिया गया। सारे सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों की वरीयता का उल्लंघन करके न्यायपालिका को अपने अधिकार क्षेत्र में करने की बात की। 42वां संविधान संशोधन लेकर आए। वो संविधान संशोधन ऐसा संशोधन था जिसने संविधान की आत्मा। राजस्थान भी आपातकाल की काली छाया से अछूत नहीं रहा। यहाँ भी हजारों लोगों ने यातनाएं सही। इस संकट के समय राजस्थान में जो संगठित प्रतिरोध खड़ा हुआ, ये उनकी कहानी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में चला भूमिगत संघर्ष। गिरिराज शर्मा उपाध्याय दादा भाई ने अपने पुस्तक वे 19 महीने आपातकाल के दौरान राजस्थान में संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा चलाए गए आंदोलन की सजीव चित्रण किया है। 26 जून 1975 की सुबह जब प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी की गई, तभी यह स्पष्ट हो गया था कि अब संघर्ष लंबा चलेगा।
संघ के तत्कालीन प्रांत प्रचारक ब्रह्मदेव जी के नेतृत्व में तत्कालीन रणनीति बनी और सभी प्रमुख प्रचारक भूमिगत हो गए। कार्यकर्ताओं के बीच भूमिगत संदेहवाहन योजनाएं और संगठन की निरंतरता बनाए रखने के लिए जो तंत्र खड़ा हुआ था वह अद्वितीय था। तत्कालीन विभाग प्रचारक कृष्णचंद्र भार्गव को जोधपुर से अजमेर भेजा गया। वहीं जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर और अजमेर जैसे क्षेत्रों में प्रचारक कार्यरत रहे। पुलिस की सतर्कता और दमन के बावजूद ये कार्यकर्ता जिले जिले में कार्य करते रहे। भूमिगत केंद्रों से सूचना का आदान प्रदान, पत्र व्यवहार, साहित्य वितरण, साहित्य की योजना, निधि संग्रह और जन जागरण के काम योजनाबद्ध रूप से चलते रहे। सत्याग्रह की दृष्टि से जयपुर नगर सबसे आगे रहा। यहाँ छात्र, महिलाएं और युवाओं की टोली नियमित रूप से प्रदर्शन करती रही, पुतले जलाती, नारे लगाती और गिरफ्तार होती। महिला सत्याग्रहियों का नेतृत्व श्रीमती विद्या पाठक और श्रीमती आशा पलनीटकर ने किया। कोटा, जोधपुर, बूंदी जैसे शहरों में भी महिलाओं ने प्रभावशाली प्रदर्शन किए। जेलों में बंद कार्यकर्ता भी आत्मबल से परिपूर्ण थे। सोहन सिंह, भैयाजी भार्गव, शारदा शरण सिंह, शंकरराज लोढ़ा जैसे वरिष्ठ प्रचारकों की उपस्थिति में जेलों में अनुशासन और उत्साह बना रहा। न केवल संघ बल्कि जनसंघ, भारतीय मजदूर संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, समाजवादी दल और सर्वोदय नेता और अन्य संगठन इस आंदोलन से जुड़े। भूमिगत बैठकों में ब्रह्मदेव जी, नाना देशमुख, माधवराव मुर्ले, मोरामपत पिंगले और लक्ष्मण राव ईमानदार जैसे वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन मिलता रहा। भूमिगत प्रचार व्यवस्था इतनी सशक्त थी कि प्रदेश के 200 से अधिक केंद्रों पर नियमित रूप से शाखाएं और एकत्रीकरण चलते रहे। संघ साहित्य, बुलेटिन, अपीलें, पोस्टर, पैम्फलेट्स सभी कुछ भूमिगत नेटवर्क द्वारा वितरित होते रहे। जयदेव पाठक, मोहन जोशी, सत्यनारायण पथिक जैसे प्रचारकों ने लेखक और संपादन की जिम्मेदारियां निभाई। निधि संग्रह के अंतर्गत स्वयंसेवकों ने नियमित योगदान दिया। प्रवासी राजस्थानी बंधुओं ने भी आंदोलन को सहयोग दिया। अनेक स्वयंसेवक अपनी सीमित आय का बड़ा हिस्सा इस आंदोलन के लिए अर्पित करते रहे। जेलों में संघ कार्यकर्ताओं ने एक अनुशासित वातावरण बनाकर संघर्ष को जीवित रखा। कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर हर जेल में कार्यकर्ताओं ने जेल प्रशासन के अन्याय और खिलाफ शांतिपूर्वक संघर्ष जारी रखा। संघ का यह आंदोलन केवल विरोध तक सीमित नहीं था, ये एक वैकल्पिक नैतिक नेतृत्व की स्थापना का प्रयास था। युवाओं को कार्टून, साहित्य और विचारों से जोड़ा गया, समाज की जागृति का संचार किया गया। इस 19 महीनों की संघर्ष गाथा में हजारों सत्याग्रही गिरफ्तार हुए, अनेकों ने यातनाएं सही और कुछ ने अपने प्राणों की आहुति दी। भेरूलाल लखारा और अलवर के युवराज प्रताप सिंह उन बलिदानियों में से थे जिनकी स्मृति राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में अमर है। यह संघर्ष बताता है कि जब सत्ता अंधी हो जाती है तब संगठित समाज ही लोकतंत्र की रक्षा कर सकता है, समूचे लोकतंत्र की है। यह हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता की रक्षा केवल संविधान में नहीं बल्कि नागरिकों के साहस में निहित है।